हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन लेकर आ गए आपके सामने, यानी रोज़ाना आपके सामने ये जो सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ को आप ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो अपन साइंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, एक न्यू चैनल आ रहा है हमारे, जो आपके एनएमएस एग्ज़ाम 2023 में आपको सफलता दिलाने का पूरा यकीन दिलाते हैं। अगर आप उस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित ही आपकी सफलता के अंदर चार चांद लगने वाले हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे वो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे और उस पर आपकी तैयारी को बहुत अच्छा किया जाएगा। उसी के साथ आपको उस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रखना है, तो उस पर आपके न्यू वीडियो आने वाले हैं। उसका लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस वीडियो को आप जल्दी से अधिक दोस्तों तक शेयर करें और उस क्लास को सपोर्ट करें। तो अपन शुरू करते हैं। आज के जो साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसको अपन सॉल्व करते हैं। आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहे, आपकी सफलता निश्चित होगी। तो अपन शुरू करते हैं आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग गति करती है। आपको बताना है कि ध्वनि तरंग है जो गति किस में करती है, केवल ठोसों में, केवल द्रव्यों में, केवल वायु एवं गैसों में, या ठोस द्रव गैसों में। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? आप सभी को पता है कि जो ध्वनि तरंगें हैं वो ठोस द्रव और गैस तीनों के अंदर संचरण करती है, यानी गति करती है। तो इसका डी आंसर इसका राइट होने वाला है। तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना है और इसको बार बार आपको रिवीजन करना है। आपकी सफलता के अंदर चार चांद निश्चित ही लगने वाले हैं और आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। तो अपन आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपको बताना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या सदैव बराबर होता है, या कभी नहीं, या कभी कभी, या विशेष दिशाओं में, या कभी नहीं? इसके अंदर आपको सोच के आंसर देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? इसके अंदर आपतन कोण और परावर्तित कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी ये आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चाल का मूल मात्रक क्या? आपको बताना है कि चाल का मूल मात्रक क्या है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, या मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा, या मीटर प्रति सेकेंड। इसमें आपको मैंने बता ही दिया होगा कि चाल का मूल मात्रक क्या होता है। चाल का मूल मात्रक क्या होता है आप सभी को पता है। तो इसके अंदर हो जाएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सी आंसर इसका जो करेक्ट होने वाला है। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। आपको अब रेगुलर क्लासें मिलने वाली है, तो आप क्लासों को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। हाँ, आपने अभी तक वो न्यू चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट हमारे साथ निरंतर बना रहे तो अपन भी क्लास लेकर आपके सामने रेगुलर उपस्थित होंगे। आपका ये प्यार हमें काफ़ी हद तक मोटिवेशन करता है। तो अपन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनने की परिघटना क्या कहलाती है। आपको बताना है कि जो इंद्रधनुष बनने की परिघटना है वो क्या कहलाती है। परावर्तन, विक्षेपण, विसरित परावर्तन, या पार्श्व परिवर्तन। इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है कि जो इंद्रधनुष बनने की परिघटना है वो क्या कहलाती है। तो आप सभी को पता होगा, इसका अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या कहलाती है, विक्षेपण कहलाती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो मुझे आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चनों को नोट करके रखें और एग्ज़ाम के अंदर इसको, जब आपके एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन बचते हैं तो उसमें आपको बार बार रिवीजन करके जाना है, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में आसानी रहे और टाइम का भी सदुपयोग हो सके। तो आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि डबल रोटी के निर्माण के दौरान निकलने वाली गैस बतानी है आपको। ये नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या क्लोरीन। तो इसके अंदर राइट आंसर बताना आपको। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी जो डबल रोटी के निर्माण के समय नाइट्रोजन गैस निकलती है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है
कि अगला क्वेश्चन है कि सीएनजी ईंधन का ऊष्मीय मान कितना है। आपको बताना है कि सीएनजी ईंधन है उसका ऊष्मीय मान कितना है। 45 किलो जूल प्रति किलोग्राम, 3500 किलो जूल प्रति किलोग्राम, या 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, या 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी बी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अधातु का उदाहरण बताना। आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधातु का आपको उदाहरण बताना है। ए सल्फर, बी आयरन, जस्ता या कॉपर। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है, अच्छे से सोच समझ के इसका आंसर देना है। तो अधातु का उदाहरण आपको पूछा गया है। तो अधातु कौन सी है? अधातु है वो इसके अंदर हो जाएगा सल्फर, यानी ए आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है कि नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। एक एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो इसके अंदर आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो नींबू के अंदर है वो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी बी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है। आपको बताना है कि विद्युत धारा का प्रभाव है जो किस विलयन के अंदर नहीं होता है। नल का पानी, नींबू का रस, वनस्पति तेल या सिरका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर आपको बताना है कि विद्युत धारा का प्रभाव है जो किसके अंदर नहीं होता है। तो इसके अंदर आपके राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल, यानी सी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगली क्वेश्चन की ओर। खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। ए पॉलीथीन, नाइलॉन, पीवीसी या बेकेलाइट। तो विद्यार्थियों इसके अंदर आपको सभी को पता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो बेकेलाइट है जिसका प्रयोग क्या करता है, खाना पकाते समय बर्तनों को हैंडल बनाने में इसका उपयोग करते हैं। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाना है। तो आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें और क्लास को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। तो आपको अगला क्वेश्चन है 1 हर्ट्ज के बराबर क्या होता है। 1 कंपन प्रति मिनट, 10 कंपन प्रति मिनट, 60 कंपन प्रति मिनट या 600 कंपन प्रति मिनट। तो 1 हर्ट्ज के बराबर कितना होता है? 1 हर्ट्ज के बराबर होता है 60 कंपन प्रति मिनट, यानी सी आंसर इसका भी करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कितने डेसिबल से अधिक शोर हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होता है। जो डेसिबल है उससे अधिक शरीर हमारे लिए कष्टदायक है। ये 70 डेसिबल, 80 डेसिबल, 50 डेसिबल या 40 डेसिबल। जो हमारे 80 डेसिबल है वो विद्यार्थियों क्या है, वो हमारे सुनने योग्य नहीं है, यानी कानों के लिए कष्टदायक है, यानी बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। गुरुत्व, घर्षण, चुंबकीय या दाब। तो इसके अंदर बताना है कि प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, यानी जो डी आंसर है इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग जो एक मच्छर के द्वारा फैलता है। आपको बताना है कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला एक रोग है जो मच्छर के द्वारा फैलता है, वो कौन सा रोग है। ये डेंगू, पोलियो, मलेरिया या खसरा। इसके अंदर आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इसका आंसर करना है। तो इसके अंदर कौन सा आंसर होगा, इसके अंदर राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी जो डेंगू है जो आपके प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला एक रोग है जो मच्छरों के द्वारा फैलता है, यानी ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सही कथन का आपको जो है चयन करना है। ये है गुणसूत्र केंद्रिका में उपस्थित होते हैं, कोशिका केंद्रिक में स्थित होती हैं, जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं या केंद्र कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। आपको सही कथन का जो इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। जो इसके अंदर आपको राइट आंसर कौन सा होगा, इसके अंदर होता है राइट आंसर, अच्छा राइट आंसर होगा जीन है जो गुणसूत्र में स्थित होते हैं, यानी सी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कलिका के द्वारा जनन होता है। आपको बताना है कि कलिका के द्वारा जनन किस में होता है। ये पैरामीशियम, हाइड्रा, अमीबा या बैक्टीरिया। तो विद्यार्थियों इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है कि जो कलिका के द्वारा जनन किस में होता है।
कलिका के द्वारा जनन होता है किसमें, हाइड्रा के अंदर जो कलिका के द्वारा जनन होता है। बी आंसर इसका आपके करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है मक्का की फसल उगाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति है जो आवश्यक नहीं है। आपको बताना है कि मक्का की फसल उगाते हैं, ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो आवश्यक नहीं है। कम तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा या उच्च तापक्रम। तो आप सभी को पता है कि जो मक्का की फसल उगाने के लिए कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है, यानी मक्का की फसल के लिए उच्च तापक्रम की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी डी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल होता है। आपको बताना है कि शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। सभी को पता है कि जो शुद्ध जल होगा उसका पीएच कितना होगा, 7 पे पीएच कैसा होता है, उदासीन होता है, यानी बी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संचरणीय रोगों का प्रमुख कारक कौन सा है। संचरणीय रोगों का प्रमुख कारक, ये चींटी, ड्रैगन फक्की, घरेलू मक्खी या मकड़ी। तो इसके अंदर विद्यार्थी राइट आंसर होगा संचरणीय के अंदर कौन सा होगा, ड्रैगन मक्खी, यानी बी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है, ड्रैगन फ्लाई। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की। जो पेनिसिलिन है उसकी प्रतिजैविक खोज किसने की, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या वाटरमैन। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज की थी। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मछलियाँ किस अंग में श्वसन करती है। आपको बताना है कि मछलियाँ हैं वो किस अंग से श्वसन करती है, फुफ्फुस, त्वचा, गिल्स या श्वसन प्रणाली। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो मछलियाँ हैं वो गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद कौन सा है। अपशिष्ट जो जल उपचार है उसका सह उत्पाद कौन सा है, अपंग कोक, कोक व मोम, अपंग व जैव गैस या एलपीजी व सीएनजी। जो अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद पूछा गया आपको, तो अपशिष्ट को जितने भी जल उपचार होते हैं उसके क्या होते हैं, अयपंक यानी शुडलेज यानी बायोगैस, यानी सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत भाग जो जल से ढका हुआ है, ये 90%, 50%, 40% या 71%। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कितने प्रतिशत, 71% है वो जल से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो वन उत्पाद है। आपको बताना है ऐसा कौन सा है जो वन उत्पाद है, केरोसिन, कोक, प्लाईवुड, बिटुमिन। तो आपको वन उत्पाद का पूछा गया है, तो वन उत्पाद कौन सा है, वन उत्पाद है जो है प्लाईवुड, यानी सी आंसर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का मध्य भाग क्या कहलाता है। अगर आपकी ये अच्छे से क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपका सिलेक्शन निश्चित ही होने वाला है। निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहें, बस ये आप रेगुलरिटी बनाए रखें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। पृथ्वी का मध्य भाग भूप्रपट्टी, प्रवार, आंतरिक क्रोड या बाह्य क्रोड। तो विद्यार्थी इसके अंदर जो पृथ्वी का मध्य भाग है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आंतरिक क्रोड, यानी सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र के उस भाग का नाम बताए जो नेत्र को रंग प्रदान करता है। नेत्र के उस भाग का आपको नाम बताना जो नेत्र को रंग प्रदान करता है, आइरिस, लेंस, कॉर्निया या रेटिना। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आइरिस, यानी ए आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि परजीवी पादप का उदाहरण बताना आपको। परजीवी पादप का उदाहरण, घटप्राणी, आम, केला, अमरबेल। तो इन परजीवी पादप कौन सा है, घटप्राणी, यानी जो आपके ए आंसर है इसका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि इसके अंदर आपको गलत बता दिया है, इसके अंदर थोड़ी मिस्टेक हो गई। इसके अंदर अमरबेल करना आपको, ऑप्शन नंबर डी करना है। इन अमरबेल है जो एक परजीवी के कार्य करती है, जो किसी पौधे की सहायता पर चढ़ जाती है और पौधे में जो भी जितना पोषक होता है वो ले लेती है। इसके अंदर राइट आंसर होगा अमरबेल। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण बताना आपको। एक लिंगी पुष्प कौन सा है, सरसों, गुलाब, पिटूनिया या पपीता। एक लिंगी पुष्प का पूछा आपको, जिसके अंदर नर व मादा अलग अलग पाई जाती है। तो नर व मादा अलग अलग किस में पाई जाती है, पपीता के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग इरिकेट्स, स्कर्वी, गोइटर या हीमोफीलिया। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है थायरोक्सिन हार्मोन से कौन सा होता है? थायरोक्सिन हार्मोन से होता है गोइटर, यानी सी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में है जो बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन बताना आपको, मानव के अंदर, मेंढक के अंदर, मुर्गी के अंदर या गाय के अंदर। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा बाह्य निषेचन का पूछा है। तो बाह्य निषेचन किसके अंदर होता है? बाह्य निषेचन होता है वो गाय के अंदर होता है, यानी जो आपके ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर इसका राइट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इसके अंदर भी आपको ऑप्शन नंबर क्या करना है? बी करना है। इसके अंदर कौन सा करना है? बी, बाह्य निषेचन का आपको पूछा है तो बी आंसर इसका करेक्ट करना है आपको, बी आंसर यानी मेंढक। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में पुत्री का निर्माण होता है? एक एक्स गुणसूत्र से, एक वाई गुणसूत्र से, दो वाई गुणसूत्र से या 2 एक्स गुणसूत्र से। आप सभी को पता है कि जो पुत्री निर्धारण का होता है वो 2 एक्स गुणसूत्र से होता है, यानी डी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है कि पादप का जनन भाग होता है। पादप का जनन भाग कौन सा होता है? पर्ण, तना, मूल या पुष्प। पादप का जनन भाग कौन सा होता है? पादप का जनन भाग होता है वो क्या होता है? पुष्प होता है, यानी डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस आयु वर्ग में किशोरों में टीन एज सजन कहा जाता है? 11 से 13, 10 से 25, 13 से 19 या 16 से 25। तो आप सभी को पता होगा इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी 11 से 13 वर्ष को क्या कहा जाता है? टीन एजर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रदर्शित लेग्यूम पादप यानी जो दलहनी पादप होते हैं उसमें जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर या क्लोस्ट्रीडियम। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम पाया जाता है, यानी बी आंसर इसका आपके करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मार्बल कैंसर परिघटना का कारण कौन सा है? मार्बल कैंसर परिघटना का कारण अम्लीय वर्षा, कोरा, एसपीएसएफ या निलंबित कण। मार्बल कैंसर परिघटना का आपको पूछा गया है तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा CFC, यानी सी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। विद्यार्थियों आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ, जो हमारा न्यू चैनल आ रहा है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी से निवेदन है उस चैनल पर आपको सभी क्लासें उपलब्ध होगी। आपको वो आपकी सफलता में 4 चांद लगाने में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपने ये पूरी क्लास देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।